नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी किसकी, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी। कल दोस्तों इसका पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, जो कि हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये याद रखना, एनसीईआरटी की जो मतलब कि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक दोस्तों ज्योग्राफी हर कोई प्रेफर करता है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है दोस्तों खाली 6 से 12th तक एक बार आप ज्योग्राफी पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी में और कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है। लेकिन पढ़ना कैसे, सिर्फ पढ़ के निकल नहीं जाना है। ज्योग्राफी जब आप इसको समझोगे, ठीक, याद रखना दोस्तों, ज्योग्राफी जो है ये समेरी है, अपने आप में समेरी, इसको डिकोड करके पढ़ना जरूरी है। वरना होता क्या दोस्तों, लोग जल्दी से पढ़ के निकल जाते हैं और होता फ़ायदा कुछ नहीं होता। फिर चाहे आप इसको 4 बार पढ़ो या 5 बार, जब तक इसका मतलब ही नहीं समझोगे तो पढ़ने से फ़ायदा क्या है। इसलिए दोस्तों हम इसीलिए आपकी इसमें हेल्प करेंगे, पूरी तरीके से हर एक वर्ड का मतलब आपको समझाएंगे, जिससे आपके लिए ये जो विषय है एक तो इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन आपके लिए और इंटरेस्टिंग बन जाए। और दोस्तों ज्योग्राफी में अभी आप लोग देखना बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी, ठीक, काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपका जो इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के प्रति और बढ़ाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहला है ग्लोब, मतलब कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ कैसे जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक, एक मिनट, ये मान लीजिए ये अपनी क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी है, ठीक, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक। अच्छा दोस्तों, ये जो रेखा होगी, ये जो सीधी सीधे जितनी रेखाएं हैं, या इसको हम लोग कहते हैं लेटी लेटी, कैसी, लेटी लेटी, ठीक, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। समांतर का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, है ना, इतना तो आशा कर सकते हैं आप सभी से। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे से आगे मिले ना। अब इनको चाहे आप लोग जितना आगे बढ़ाते जाके ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक, मिलेंगे नहीं, ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये देखिए इंग्लिश में तो आराम से लोग याद कर लेंगे, कैसे, ये देखिए रेखाएं जितनी हैं लेटी लेटी हैं, ठीक, लेटी लेटी हैं, तो इसको लेटीट्यूड कह दिया जाता है इंग्लिश में, ठीक। और दोस्तों ये जितनी रेखाएं खड़ी खड़ी होती हैं, मतलब कि लंबी लंबी, इसको कह दिया जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या कह दिया जाता है, लॉन्गिट्यूड, ठीक। ये देखिए मतलब कि लंबी लंबी रेखाएं, ठीक, खड़ी खड़ी, इसको दोस्तों कह दिया जाता है देशांतर या लॉन्गिट्यूड। अब याद रखना, लेटीट्यूड जो है मतलब जो लेटी लेटी हैं वही लेटीट्यूड है, और उसी को हम लोग कह देंगे अक्षांश। क्या कह देंगे, अक्षांश। और जो दोस्तों लंबी रेखा है उसको कह देंगे देशांतर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इसी के बारे में हमको पढ़ना था, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि आखिर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक। अब आइए स्टार्ट करते हैं, ये क्या कह रहा है एनसीईआरटी। तो पहला है दोस्तों, शुरुआत देखो कैसे कर रहा है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमने उसमें दोस्तों देखा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है का मतलब क्या है तो गोला ही, ठीक, लेकिन क्या है दोस्तों, एक मिनट अभी बताते हैं आपको। ये जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों है गोला ही, ठीक, लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये साइड से थोड़ा, एक मिनट, ये जो है दोस्तों ये साइड से थोड़ा उभड़ी है। कैसी है, ये साइड से थोड़ा उभड़ी है। क्या है, साइड से थोड़ा जो है वो उभड़ी हुई है, ठीक, ऐसे। और जो ये ऊपर से क्या है दोस्तों, थोड़ा चपटी टाइप है। क्या है, नीचे मतलब चपटी टाइप है, ठीक। तो ये है जो दोस्तों, इसका मतलब यही है, जो पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये साइड से क्या है, साइड से उभरी हुई है, और ऊपर और नीचे से मतलब कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, ये दोस्तों याद रखना, इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला दोस्तों उत्तरी ध्रुव है। तो दोस्तों ये ऊपर और नीचे से क्या है, मतलब कि चपटी है, और साइड से क्या है, उभरी हुई है, ठीक। यही एनसीईआरटी आपको बता रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है, जो कि अभी हमने बात की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए, ठीक। ये देखिए दोस्तों ग्लोब है, ठीक, एक मिनट, ये देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये ग्लोब है, ठीक। ग्लोब में देखिए दोस्तों ये एक रेखा आपको दिख रही होगी, ये एक सुई दिख रही होगी, जो कि पृथ्वी में, ग्लोब को हम पृथ्वी समझ लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये जो है ये बीच में जो है पृथ्वी से घुसी हुई है, ये इधर से घुसी है और इधर से निकली है। अभी आपको दिखेगा साफ साफ, ये देखिए ये इधर से घुसी है और इधर निकली हुई है। तो दोस्तों ये क्या है, ये है पृथ्वी का अक्ष। क्या है, पृथ्वी का अक्ष। अब देखिए पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से कितनी झुकी है, ठीक। ये देखिए
ये अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें तो हम लोग को दिखता है कि ये जो पृथ्वी है वो कुल मिला के इतना झुकी हुई है। आखिर ये कोण कितना है? तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। इसलिए दोस्तों ये जो इसका नॉर्थ पोल है ये इधर है और जो साउथ पोल है वो इधर है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि आखिर क्यों इसी वजह से उत्तरी ध्रुव में 6 महीना धूप रहती, मतलब कि दिन रहता है, और 6 महीना रात रहती है। और इसी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव में जब उत्तरी ध्रुव में 6 महीना दिन रहता है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना रात रहता है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं आगे थोड़ा। अब कह रहा है दोस्तों ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा देखिए, पहले ग्लोब की डेफिनेशन समझ लो, क्या कहना चाह रहा है। यह कैसी दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब की डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों, है ना, आ सकती है लिखने के लिए। ये दोस्तों डेफिनेशन है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या देखिए, आप लोग लिख कैसे सकते हैं, क्वेश्चन आप लिख लोगे, कोई शक नहीं, ठीक। आप बता दो कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी की तरह दिखता है, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी बड़ी है और ग्लोब छोटा है, लेकिन लिखने का एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, तभी तो आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये जो ग्लोब की डेफिनेशन है दोस्तों, तो दोस्तों आगे कह रहा है ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, ठीक। क्या कह रहा है, बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, और कुछ पॉकेट वाले होते हैं, मतलब कुछ बहुत इतने बड़े होते हैं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा पाओगे, और कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको आप बैग में भर के ले जा सकते हो। गुब्बारे जैसे होते हैं, कितने सारे भी आप ले जा सकते हो, फुला लो फिर पिचका दो, ठीक, हवा निकाल दो उसकी, जिनमें हवा भरी जा सकती है ना। वे एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। आखिर स्थिर क्यों नहीं होते हैं? आपको पता है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, ये जैसे ये जो ग्लोब है, ठीक, हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, वो मतलब कि कैसे घूम रही है, वो दोस्तों ऐसे घूम रही है, किधर की तरफ, पश्चिम से पूरब, मतलब इधर से इधर की तरफ घूम रही है, ठीक, इधर से इधर की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूरब या वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब दोस्तों देखिए, ये जो सुई है ना, यहाँ दिखाई गई है ग्लोब में, ये एक मतलब कि समझ लो ऐसे ही घूम रही। आप इसी सुई के जरिए ग्लोब को घुमा सकते हो, पश्चिम से पूरब घुमा सकते हो। सेम दोस्तों ऐसे ही क्या घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, जो कि आपसे एनसीईआरटी कहना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है आप लोगों को। अच्छा दोस्तों याद रखना, ये जो सुई है ऐसी कोई वास्तविक सुई नहीं है। अभी जिन रेखाओं की हमने बात की है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ऐसी कोई भी पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं है। ये सब जितनी भी है सब काल्पनिक हैं। ऐसा क्यों किया गया ये अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप आगे देख सकते हो, है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या लट्टू, ठीक। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब पर देशों तथा महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। क्यों सही आकार में? क्योंकि गोल पृथ्वी है ना। हालांकि गोली मानेंगे हम लोग, ठीक। अभी वो बात अलग है कि हमने पढ़ी ऊपर से चपटी है और साइड से उभरी हुई है, ठीक। लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे, गोल मान के चलेंगे अभी ग्लोब के अकॉर्डिंग, ठीक। पृथ्वी के समान किसी गोले पर उसकी बिंदु की सही स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं का संदर्भ का आवश्यकता होता है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा पृथ्वी थी, इधर ऐसे सुई गई थी, तो दोस्तों ये जो झुकी हुई सुई है इसको अक्ष कहेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, ये अक्ष है पृथ्वी का, ठीक। अब अच्छा एक सीधी रेखा खींच दो तो आप लोग देखोगे ये जो पृथ्वी है ये इतना झुकी हुई है, कितने डिग्री दोस्तों, ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है, ठीक। याद रखना, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव में। तो जो कि अभी हमने बात की भी थी, जैसे ये दोस्तों क्या, ये हमारी पृथ्वी है, एक मिनट, जैसे दोस्तों ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और यहाँ पर अगर एक रेखा खींच दें तो ये वाला जो दोस्तों हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव है और ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, मतलब ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। अच्छा, ये जो पृथ्वी झुकी है, अभी हम लोग समझेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी में कि आखिर जो है उत्तरी ध्रुव में क्यों 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और सेम दक्षिणी ध्रुव में भी क्यों होता है। ये हम लोग अभी आगे समझेंगे जब इसी में दोस्तों
जब हम लोग आगे पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, ठीक, मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से सब अच्छे समझेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे कि जो वीडियो है आप तक पहुंचते रहे। ऐसा ना हो कि एक बार आने के बाद फिर ये जो है चैनल आपके पास से निकल जाए। याद रखना दोस्तों, ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे कोई भी एग्जाम देना हो, वनडे देना हो या PCS का देना हो, है ना, सब में ये जो है हेल्प करेगा। अब चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ये अभी हमने समझ लिया। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन यदि रखें इन दोनों में एक अंतर है। याद रखना, याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, जो कि अभी हमने बात की, या अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती हो, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आगे की बात करेंगे, एक और कौन सी काल्पनिक रेखा है। अच्छा, ये जो सीधी सीधी रेखा थी, ये इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा भी क्या कह सकते हैं क्या। देखिए अभी हमने क्या बात की थी, अभी हमने दोस्तों क्या बात की, जैसे पृथ्वी है, ठीक, हमने ये पृथ्वी है, ठीक, अभी हमने बात की जो ऐसे ऐसे रेखा है, एक मिनट ये जो ऐसे ऐसे रेखाएं दोस्तों, ये क्या है, ये देशांतर रेखा तो है। तो दोस्तों जो सबसे बीच वाली देशांतर रेखा, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि लंदन के ग्रीननेस से निकलती है। अभी हम लोग समझेंगे कि इसको 0 डिग्री क्यों माना गया है ना, ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों ये जो अभी हमने बात की थी, एक जो सुई ग्लोब पर घुसी थी, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश रेखा की, किसकी, लैटिट्यूड रेखा की, जो लेटी लेटी है, ठीक। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, याद रखना, ठीक। अब वो कौन सी रेखा है, अभी हम लोग आगे समझते हैं। इसे दोस्तों कहा जाता है विषुवत वृत्त। अब देखो कैसे, याद रखना, ये दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक, अभी मान लो कि झुकी हुई नहीं है, ठीक, सीधा मान लो पृथ्वी गोल है, ये समझ रहे हैं ना, चपटी है ना ऊपरी कुछ भी, ये सब मान के नहीं चल रहे, है ना, अध्ययन की मतलब की सुविधा हो, है ना, पढ़ने में, इसलिए। अच्छा अब दोस्तों ये जो एकदम बीचों बीच से रेखा निकलती है, याद रखना, जो एकदम बीचों बीच से रेखा निकलती है, ये हम लोग ऐसे समझ लें, एक मिनट, ये जो दोस्तों बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ये दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं 0 डिग्री विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं, 0 डिग्री विषुवत वृत्त, या इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक देखिए, एक भाग ये वाला हो गया, एक भाग ये वाला पूरा हो गया, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों नदर्न हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध। और एक दोस्तों ये वाला भाग हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो याद रखना, अगर पूछ दे क्या कि ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो आप लोग क्या लगाओगे, विषुवत वृत्त आ जाए या इक्वेटर आ जाए या भूमध्य रेखा आ जाए, तो आप इसको लगा देना, ठीक, समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त कहा जाता है, समझ लिया। पृथ्वी के ऊपर उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, अभी हमने समझा है ना, उत्तरी गोलार्ध या इंग्लिश में नदर्न हेमिस्फीयर, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंत में मापा जाता है, ठीक, याद रखना। अब देखिए, याद रखना, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, आपको पता होगा। समांतर रेखा दोस्तों होती हैं जो कि दोस्तों एक दूसरे से ना मिलें, ठीक, अगर जिनको आपस में जितना बढ़ा दे, अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, एक रेखा ये जा रही है, ठीक, ये मान लो ये रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ये ऐसे जा रही है, ठीक। अब ये देखिए मिल गई, तो ये क्या समांतर है, ये समानांतर नहीं है। ये दोस्तों कैसी है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक। पैरेलल रेखा कौन होगी, जैसे ये बात कर ले, ये एक रेखा जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। अब ये सीधे चाहे जितनी दूर भी अनंत तक चली जाए, ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, बस इसी का मतलब है पैरेलल या समांतर, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों यही बात की गई। आप लोग ये देखिए, ये जो रेखाएं हैं,
देख लो ना, एक दूसरे से नहीं मिलनी, मतलब कि समानांतर है। यही जो समानांतर रेखाएं दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं। देखिए स्टेटमेंट कुछ भी बना सकता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यही दोस्तों समानांतर रेखाएं हैं, है ना। इसको पैरेलल रेखाएं कहते हैं, याद रखना। अगर स्टेटमेंट ये दे दे क्या देशांतर रेखाएं समानांतर होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, याद रखना आप लोग, ठीक। आगे क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अभी हमने बात की, ठीक, विषुवत वृत्त कह लो या इक्वेटर कह लो या भूमध्य रेखा कह लो। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, ठीक दोस्तों, याद रखना। कह रहा है मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है तो दोस्तों ये जो है ये 90 डिग्री है ना, उत्तरी ध्रुव जो है ये 90 डिग्री है और ये जो दक्षिण ध्रुव है ये 90 डिग्री है, याद रखना। इसमें खाली इतना पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना याद रखना। ये जो उत्तरी ध्रुव है इसको हम लोग 90 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब एक बिंदु है, ठीक। तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर एक 90 डिग्री बिंदु है जो कि अक्षांश बिंदु है, ठीक, याद रखना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है इधर, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी तारा है। अब उत्तरी तारा है तो आप कोण अगर मापोगे तो उससे आप लोग अपना जो अक्षांश है वो जान सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ ही उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है भैया, है ना। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है ना। अच्छा देखिए अभी आगे जो बताने जा रहा है, महाराष्ट्र और मतलब कि चंद्रपुर और ब्राज़ील का जो बेलो हॉरिजॉन्टे वाला उदाहरण दे रहा है, इससे पहले हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। क्या समझना है, याद रखना। ये जैसा मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक, याद रखना। यहाँ हमने मान लिया कि ये क्या है, 0 डिग्री रेखा। अब सिंपल सी बात है, 0 डिग्री से ऊपर जाओ, 1 डिग्री 2 3 यहाँ तक भी 90 डिग्री है, और यहाँ से जाओ यहाँ तक भी दोस्तों 90 है, कितनी है, 1 2 3, है ना, ऐसे डिग्री कर करके, है ना, अक्षांश रेखा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब ऊपर वाला अगर हम लोग किसी को नाम देंगे तो सिंपल सी बात है, अगर कोई मान लो कि 20 डिग्री पर है, कोई मान लो इधर 20 डिग्री पर है, ठीक, इधर पर है कोई देश 20 डिग्री पर, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसको उत्तरी भी तो लगाएंगे, क्योंकि यही हमको नहीं पता होगा कि ये 20 डिग्री कहाँ पर है, इधर है कि यहाँ पर है 20 डिग्री, क्योंकि 20 डिग्री तो दोनों तरफ है। यही लिए दोस्तों कहा जा रहा है कि 20 डिग्री जो उत्तर में होगा उसके आगे हम लोग 20 डिग्री उत्तरी लगाएंगे, और जो 20 डिग्री दक्षिण में होगा उसके आगे हम लोग दक्षिणी लगाएंगे, है ना। चीज़ें क्लियर हो रही है ना एकदम। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों, है ना, 1 मिनट, इस प्रकार क्या कह रहा है, हाँ देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और नीचे की दक्षिणी अक्षांश, है ना, अभी हमने बात कर ली। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में, अच्छा देखिए मान लीजिए कि पृथ्वी अपनी, ठीक, ये इधर पृथ्वी अपनी, है ना, हम लोग यहाँ मान लेते हैं, इधर थोड़ा सा 1 मिनट, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, अपनी ये पृथ्वी है, ठीक, ये हमने 0 डिग्री खींच दी। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र हमको पता है अपना इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं महाराष्ट्र है, ठीक है ना, इतना समझ लो। क्या है यहाँ पर, क्या है दोस्तों, यहाँ पर कहीं महाराष्ट्र है, ठीक, यहाँ पर कहीं महाराष्ट्र है। और बता रहे जो महाराष्ट्र का दोस्तों क्या चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में है, कहाँ 20 डिग्री उत्तर में है। और जो इधर दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर एक, हमको पता है वो ब्राज़ील कहाँ पर है दोस्तों, ब्राज़ील जो है यहाँ पर कहीं एक साउथ अमेरिका महाद्वीप है, और वही का हिस्सा क्या है, उसी का एक कंट्री है, कौन सा, ब्राज़ील है। ब्राज़ील का जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है ना। अच्छा इसके आगे उत्तरी दक्षिण क्यों लगाया गया, तो दोस्तों पता है कि हमको अगर पता करना हो, पता चला हम कह दें कि जो आप चले जाओ 20 डिग्री, एक जो दोस्तों हम कहते हैं कि ब्राज़ील है ना, अगर ब्राज़ील ना बताए, ठीक, अगर मान लो किसी को ये भी ना पता हो कि ब्राज़ील कहाँ पर है, ठीक, अगर हम कहते हैं कि ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टे है ना, वो 20 डिग्री पर आप चले जाओ। अब ये आप लोग कहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको यही नहीं पता होगा कि ये 20 डिग्री उत्तर की बात कर रहा है कि दक्षिणी की। इसलिए जब हम लोग ऐसी बात करेंगे तो उसके आगे उत्तरी या दक्षिणी लगा देंगे, ठीक। तो अब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहे हैं दोस्तों,
विषुवत 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 है ना, जो कि अभी हमने समझ लिया है ना, 90 डिग्री उत्तर ध्रुव है और 90 डिग्री एक दक्षिण ध्रुव भी है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुवत और विषुवत रेखा के 66। अच्छा देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि खाली 0 डिग्री और 90 डिग्री ही रेखा नहीं है, और भी रेखाएं कौन सी हैं, अभी हम लोग तुरंत बात करते हैं। 1 मिनट अच्छे से बात करेंगे बहुत, जिसमें कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये हमने बना लिया एक सिंपल अपने, यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों। अब हम क्या, पृथ्वी क्या बनाया, ये हमने बना लिया पृथ्वी को। 1 मिनट, यहाँ पर हमने बना लिया क्या, पृथ्वी। ठीक, ये बना लिया पृथ्वी। अब देखिए दोस्तों, ये दोस्तों एक हमने रेखा खींच दी, ये है दोस्तों कौन सी, ये है 0 डिग्री। कौन सी है, 0 डिग्री। ठीक, ये दोस्तों एक है 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री। ये है दोस्तों 66.5 डिग्री। कौन सी है, 66.5 डिग्री। सेम दोस्तों इधर भी है एक क्या है 23.5 डिग्री, और एक दोस्तों इधर क्या है, इधर भी इसको हम लोग इधर लिख दे रहे थे 66.5 डिग्री। ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, और इधर दोस्तों 90 डिग्री क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। ठीक, याद रखना। अब दोस्तों ये बताना चाह रहा है कि 0 डिग्री से जो 23.5 डिग्री बीच ठीक ऊपर अच्छा ये देखिए, ये जो उत्तर में जो 23.5 डिग्री की रेखा है ये वाली, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ठीक, याद रखना। तो दोस्तों यही बता रहा है कि 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री, मतलब कि 23.5 डिग्री ये नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री जो साउथ है, इस जो क्षेत्र, इसको दोस्तों कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, याद रखना, इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों टोरिड जोन। इंग्लिश में क्या कह देते हैं, टोरिड जोन। ठीक, याद रखना, टोरिड जोन है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है, अब कह रहा है ये जो कर्क रेखा से लेकर ये जो 66.5 डिग्री रेखा है, ठीक, ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा है ना, और नीचे भी इधर है ना, मकर रेखा से लेकर जो 66.5 डिग्री है, इधर के दोस्तों भाग को हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, ये ऊपर है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिण में तो इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो दोस्तों याद रखना, ये होता है, देखिए ये हो गया हमारे 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री। ठीक, ये वाली ये कर्क रेखा हो गया है ना, ये हम लोग अभी दक्षिण में चल रहे हैं। और ये जो दोस्तों नीचे है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया 66.5 डिग्री। ठीक, ये हो गया 66.5 डिग्री। इसको हम लोग दोस्तों क्या कह देंगे, इसको हम लोग कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त, और इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इधर देखिए ना, इधर की बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री जो मतलब कि आर्कटिक वृत्त है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। और जो 66.5 डिग्री से जो 90 मतलब उत्तरी ध्रुव वाली जो रेखा है ना, उसका जो कहते हैं हम लोग शीत, ये कौन सा, शीत कटिबंध। याद रखना, ये शीत कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध, और ये जो है दोस्तों ये है उष्ण कटिबंध। क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। सेम दोस्तों ये नीचे है, खाली ऊपर उत्तरी लग जाएगा, नीचे दक्षिणी। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं, ठीक, चित्र के माध्यम से। कहाँ गया चित्र, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये विषुवत से 0 डिग्री, और यहाँ से देखिए 0 डिग्री 23.5 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कर्क रेखा। ठीक, मतलब 0 डिग्री विषुवत से लेके 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये वाला जो क्षेत्र वो उष्ण कटिबंध है। फिर दोस्तों ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ये जो इधर दोस्तों उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक, या इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त तक दोस्तों यहाँ पर कौन सा क्षेत्र, उत्तरी शीतोष्ण, मतलब कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध। और सेम दोस्तों यहाँ भी चलो नीचे, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है कहाँ से लेके 23.5 डिग्री कर्क रेखा से, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और फिर उसके जो नीचे है 66.5 से 90 वो दक्षिणी शीत कटिबंध है। हालांकि ये आता नहीं एग्जाम में, खाली आप अपना समझ लीजिए, ठीक, अच्छे से। अब हम लोग आगे चलते हैं, 1 मिनट, हाँ चलो आगे क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण अक्षांश। ठीक, ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक, अच्छे से। अब कह रहे हैं दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंध। अच्छा एक बार देखो यहाँ पर बता दिया, यहाँ हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर उठता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है ना, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की, ये पृथ्वी है
है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो सूर्य है उसकी सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसीलिए ये इस वाले क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध या टोरिड जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरिड जोन। ठीक, याद रखना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर को ऊपर नहीं होता है। ठीक, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, मतलब कह रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के सिवा। ठीक, बात का मतलब समझ लो क्या कह रहा है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा वाले अगर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ठीक, मतलब कि देखो क्या कह रहा है कि ये वाला जो है, ये यहाँ से लेके एक यहाँ से लेके यहाँ वाला, ये पूरा क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह जो है दोस्तों सूर्य जो है वो सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, मतलब कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। और देखो आगे क्या कह रहा है, सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया, किसकी बात की गई है, ये की गई है मकर रेखा से, जो हमने क्या बात की थी, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा से उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ तक जो है तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान कम रहता है। अच्छा, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। अभी हमने क्या बात की थी, 1 मिनट, ये वाली बात। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री। ठीक, यहाँ 23.5 डिग्री, यहाँ पर खूब ऊष्मा मिलती है। फिर जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर तिरछी पड़ती है। अब जो और नीचे वाला क्षेत्र हो गया दोस्तों, यहाँ एकदम मतलब कि बहुत कम प्रकाश पड़ता है, क्षितिज से ऊपर जाता ही नहीं है, तो यहाँ बहुत भयानक ठंड पड़ती है, बर्फ ही जमी रहती है। ठीक, बर्फ जमी पड़ती है। आप लोग देखेंगे जैसे कि ग्रीनलैंड वाला एरिया हो गया है ना, इस जगह आप लोग जाइए तो देखिए, नॉर्वे हो गया, यहाँ पर बहुत भारी भयानक ठंड होती है। नॉर्मल इंसान यहाँ रह ही नहीं सकता, खाली वहीं के लोग रह सकते हैं, वो भी कुछ रूल के साथ। अपने लोगों ने रूल बनाया है ना, कुछ चीज़ें मतलब कि वहाँ के हिसाब से ढल चुके हैं। अब आगे दोस्तों कह रहा है देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव की दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व से पश्चिम ओर के इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए, है ना, 1 मिनट, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये समझ लिया उत्तरी और दक्षिणी, है ना, ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किसी स्थान के, अच्छा देशांतर के बारे में क्या कह रहा है। देखिए अक्षांश हम लोग समझ चुके हैं, देशांतर देखिए इससे क्या पता चलेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात की थी किसकी, अभी हमने बात की, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या था, हमने बात की थी, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और यहाँ पर ब्राज़ील का हॉरिजॉन्टे है। ठीक, हॉरिजॉन्टे। अच्छा, मान लो अगर कह दिया जाए कि एक, ये मान लो कि ये जो हॉरिजॉन्टे है यहाँ कहीं होता, हम आगे वाली चीज़ में नहीं जा रहे हैं ना, वरना आप कंफ्यूज हो गए। अगर कह दे कि 20 डिग्री पर है, ठीक 20 डिग्री पर है, और ये भी बता दिया है कि 20 डिग्री उत्तरी पर है, चलो ठीक है आप पहुँच जाओगे। अब दोस्तों ये भी तो नहीं पता होगा। ठीक, मान लीजिए कि जैसे ये 20 डिग्री उत्तरी रेखा है, ठीक, और जो दोनों है दोस्तों, ये जो दोनों चीज़ें, हॉरिजॉन्टे भी इधर है और जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है मान लो, है ना, वो भी इधर है। अब कह दिया कि जब 20 डिग्री पर चले जाओ, वहाँ आपको मतलब कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाना है और हॉरिजॉन्टो जाना है ना, कहीं भी कह दें। तो दोस्तों अब आपको ये भी तो नहीं पता होगा, ये जो 20 डिग्री है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए आपको ये तो पता चले 20 डिग्री में यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, तो दोस्तों उसके लिए जो है देशांतर रेखा काम आती है। अब मान लो कि इधर आपको पता है एक देशांतर रेखा खींच दी गई, तो आपको पता चल गया कि ये वाली जो देशांतर रेखा है, मान लो कितनी है, 30 डिग्री है कुछ, मान लो आपको पता चल गया। अब आप जो है आसान से पहुंच जाओगे। तो आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ रही है ना, है ना। अगर देखिए आपको क्लास थोड़ी लंबी हो रही हो तो कल बाकी की बात करते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, कल हम लोग फिर अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक। कल फिर मिलेंगे, आप लोगों को आना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जो आगे की चीज़ें हैं वो अच्छे से हम लोग समझ पाएँ, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई क्लास में, मतलब कि इसी चैप्टर को कल हम लोग अच्छे से पूरा करेंगे, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।